हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज माय डियर फ्रेंड्स आपके साथ जुड़े हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज फॉर बिजनेस फाइनेंस, फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो पेपर 2 के लिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जुड़ना तो माय डियर फ्रेंड्स आपके साथ लाइव चाहते थे, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे, इसीलिए ये रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स आप यही मानिएगा कि आपके साथ लाइव ही जुड़े हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे ही देने हैं, ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जैसे आप ये सेशन को लाइव ही सुन रहे हो। जो भी आपका स्कोर रहेगा एंड में आपको डेफिनेटली हमें कमेंट्स के थ्रू बताना होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल डोज आपके लिए। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। आप जो भी करना चाहते हैं आप उसे अभी करिए। अगर आप उसे टालते रहेंगे तो वो काम कभी भी नहीं होगा। आपको तैयारी करनी है तो आप अपनी तैयारी अभी से करिए। अगर आप ये कहेंगे कि बाद में कर लूंगा, नोटिफिकेशन आएगी या जब डेट फाइनलाइज हो जाएगी तब तैयारी कर लूंगा, तो बहुत देर हो जाएगी, वो आपका नेवर बन जाएगा, आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपको यही एडवाइस है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, अभी से पढ़ाई पूरी रखें और जब भी एग्जामिनेशन हो आप उसके लिए यहाँ पे तैयार रहें, क्योंकि टालते रहने से कई बार हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल ही खत्म हो सकती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए फ्री यूनिट स्नैपशॉट नोट्स हैं, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जिसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, यूनिट वाइज सॉल्व्ड विद एक्सप्लेनेशन। टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हमारे पास वीडियो कोर्सेज हैं पेपर 2 के लिए, और अगर आप इन सभी कोर्सेज का कॉम्बो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। केवल प्रैक्टिकल यूनिट्स में दिक्कत है तो आप उसे भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। पेपर 1 का जो जनरल पेपर है उसका मिनी कॉम्बो पैक भी आप हमारी वेबसाइट www.evercity.co.in से अवेल कर सकते हैं और जो भी अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहे हैं आप उनका भी बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी गलत है। क्या स्टेटमेंट्स हैं? पहली है, कैपिटलाइजेशन ऑफ अ फर्म रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल इट्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। सेकेंड है, अ फाइनेंशियल प्लान हैज टू कंसीडर कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैश फ्लो। थर्ड है, wealth maximization refers to maximizing the net wealth of the company's shareholders. Goal of financial management of a firm is maximization of economic welfare of its shareholders. तो माय डियर फ्रेंड्स आपको आज खुद ही वीडियो को पॉज करना है, अपने आंसर को सोचना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। एंड में आपको स्कोर कैलकुलेट करना है और हमें भी बताना है। तो यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स की बात करूं तो पहली स्टेटमेंट मुझे कह रही है कि एक फर्म की जो कैपिटल है उसके अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों फंड्स आते हैं। ये मुझे गलत लग रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो फर्म की कैपिटल होती है उसका मतलब है हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। सेकेंड स्टेटमेंट फाइनेंशियल प्लान की बात कर रही है कि आप कोई भी फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे कि कैसा हमें कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है, कितना डेट, कितना इक्विटी रखना है, कितना खर्चा हमारा होने वाला है और कितना कैश हमें जनरेट होने वाला है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को यहां पे मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ये भी ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल है कि हम अपने शेयर होल्डर्स का इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज करें या फिर उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, तो ये भी यहां पे बिल्कुल ठीक मुझे लग रही है। चलिए आइए समझते हैं कैपिटलाइजेशन के कंसेप्ट को और जानते हैं कि क्या हम सही सोच रहे हैं या फिर हम गलत सोच रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ अ फर्म की, तो कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितने लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। तो बेसिकली हम यहां पे बात कर रहे हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की, कि उसमें कितने हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कितने सिंपली बोरोड और ओन्ड फंड्स हैं
जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रहने वाले हैं। इन ब्रॉड सेंस इट मींस टोटल फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इसके अंदर? देखिए इसके अंदर आपकी शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आती हैं, आपके रिजर्व्स भी आ जाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाते हैं, आपका कोई और सरप्लस अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, वो भी आपके यहाँ पे आती हैं। तो कैपिटलाइजेशन जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसे डिनोट करती है, आपके लॉन्ग टर्म फंडिंग को डिनोट करती है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स हम आसानी से मार्क कर सकते हैं कि यहां पे हमारी पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंडिविजुअल्स टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी? ऑप्शंस हैं अनसर्टेनिटी, करंट कंजम्पशन, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और ऑप्शंस है 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट क्या होता है। कोई भी इंडिविजुअल है वो आज पेमेंट प्रेफर करता है, आज पैसे प्रेफर करता है, ना कि किसी फ्यूचर डेट पे। अगर आप किसी से पूछें कि आपको मैं 100 रुपीज दूंगा, क्या आज लेना चाहेंगे या फिर 1 साल बाद, तो वो हमेशा कहेंगे जी मैं आज ही लेना चाहता हूं क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता। तो यहाँ पे अनसर्टिनिटी जो है एक एलिमेंट आता है। करंट कंजम्पशन भी एक एलिमेंट आता है, क्योंकि हम क्या प्रेफर करते हैं कि आज ही मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे तो आज ही मैं उसे खर्च करके जो चीज मुझे आज जरूरत है वो मैं उसे परचेज कर सकता हूं, कंज्यूम कर सकता हूं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का एंगल भी आता है। अगर आज ही मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे तो मैं उसे 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा और उस पर कोई रिटर्न तो कमाऊंगा और 1 साल के बाद वो 100 रुपए से ज्यादा हो जाएंगे। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल जो है वो प्रेफर करता है कि पैसे आज मिल जाएं ना कि फ्यूचर में मिले। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स यहां पे मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स यही 3 रीजंस एक्सप्लेन किए गए हैं टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी के। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर अनसर्टेन है, आपको पता नहीं क्या रिस्क हो सकता है फ्यूचर में, तो बेटर है पैसे आज ही मिल जाएं। करंट कंजम्पशन, आपकी जो प्रेजेंट नीड्स हैं आपको उन्हें फुलफिल करना है, इसलिए आपको पैसे आज ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर पैसे आपको आज मिल जाएं आप उन्हें कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे और फर्दर उनके ऊपर आप कुछ एडिशनल रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये हमारे मेन रीजंस हैं विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंडिविजुअल्स टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ये सभी रीजंस हैं फॉर इंडिविजुअल्स टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा एक असर्शन रीजनिंग का सवाल है। असर्शन दी है रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रीजन है shareholders could receive the earnings as dividends and invest the same in alternative investments of comparable risk to earn returns। ऑप्शंस आपके पास वही हैं कि दोनों ए और आर ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए और आर दोनों ट्रू हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे रिटेन्ड अर्निंग्स के कंसेप्ट की बात की जा रही है। तो इस कंसेप्ट की चर्चा अगर हम आपसे करें, रिटेन्ड अर्निंग्स की अगर बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स हमारी जो कंपनी है उसने प्रॉफिट्स तो कमाए बट वो प्रॉफिट्स जो हैं उसे शेयर होल्डर्स तक नहीं बांटा, उन्हें अपने पास ही रिटेन कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स किसी भी कंपनी के पास दो तरीके हैं पैसे रेज करने के। एक तरीका तो ये है कि जब भी उसे पैसों की जरूरत है शेयर होल्डर के पास पहुंच जाए और उनसे पैसे ले ले। दूसरा तरीका यह है कि जो प्रॉफिट्स वो कमा रही है उन्हें शेयर होल्डर्स को ना बांटे, बिजनेस में ही रिटेन कर ले और उन प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करके और रिटर्न्स फ्यूचर में कमा ले। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमारे पास हैं, ऐसा कहना गलत होगा कि इनकी कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। आप कह सकते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स तो हमारी अपनी ही रिटेन्ड अर्निंग्स है तो इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। इनकी भी अपनी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगर ये पैसा हम खुद अपने पास ना रखते, शेयर होल्डर्स को बांट देते, तो वो इसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते और इस पे वो रिटर्न कमाते। तो कम से कम हमें शेयर होल्डर्स को उतनी रिटर्न तो कमा कर देनी ही है इन रिटेन्ड अर्निंग्स पे। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी।
कि अगर हम शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी देते, वो इस पे कुछ रिटर्न कमा लेते। अब हमें कम से कम उतनी रिटर्न तो शेयर होल्डर्स को कमा कर देनी ही है, वरना हमारे शेयर होल्डर्स जो है वो नाराज हो जाएंगे। तो यही बात माय डियर फ्रेंड्स यहां पे सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स हमारी असर्शन भी ठीक है कि रिटेन्ड अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है? क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स को अगर हम ये पैसे दे देते, वो कहीं इसे और इन्वेस्ट करते और वहां पे वो रिटर्न्स कमा सकते थे। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी कि हमें कम से कम इतनी रिटर्न तो शेयर होल्डर्स को कमा कर देनी ही है, और हमारा आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not one of the internal factors affecting weighted average cost of capital of a firm? तो माय डियर फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप सभी जानते हैं इसके बारे में कि हमारी जो फर्म है वो डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस रेज करती है, उन सभी सोर्सेज की अपनी कॉस्ट है, उन्हें कंसीडर करके हम एक वेटेड एवरेज कॉस्ट जब निकाल देते हैं उसे WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम देते हैं। पूछा गया कि इनमें से कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है जो कि इस कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, टैक्स रेट, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है, यानी कि कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है, ये हमसे यहां पे सिंपली पूछा जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यहां पे रखे, इक्विटी रखा, डेट रखा, प्रेफरेंस रखा, एक तरफ उनकी हमने वैल्यू रखी, एक तरफ उनकी हमने यहां पे क्या रखी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रखी, और उसे मल्टीप्लाई करके हमने यहां पे कॉस्ट निकाल के इसकी वेटेड एवरेज जो है यहां पे निकाल दी। तो ये जो कॉस्ट निकल कर आई, ये डिफरेंट फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रही है। कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, कंट्रोलेबल हैं, और कुछ एक्सटर्नल हैं, अनकंट्रोलेबल हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोलेबल या इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास जैसे फैक्टर्स हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, कितना प्रेफरेंस होगा, ये मैं यहां पे खुद डिसाइड कर सकता हूं, तो मेरा इंटरनल मैटर है। डिविडेंड पॉलिसी, मुझे डिविडेंड कितना बांटना है, मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स रखनी है अपने पास, तो ये भी मेरा इंटरनल फैक्टर है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मुझे कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे रेज करने हैं, ये भी मेरा एक इंटरनल मुद्दा है, इंटरनल मैटर है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें जो कि हमारी फर्म के कंट्रोल से बाहर हैं, उसके अंदर हमारे पास कौन से फैक्टर्स आएंगे? टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स हम नहीं डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट सरकार डिसाइड करेगी। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं, बाजार में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। मार्केट रिस्क प्रीमियम, बाजार में कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, कितना उनको रिस्क के ऊपर रिटर्न चाहिए हमारे इन्वेस्टर्स को, ये सब चीजें भी अगेन मार्केट डिसाइड करेगी, एक इंडिविजुअल फर्म डिसाइड नहीं कर सकती। तो ये हमारे लिए जो है अनकंट्रोलेबल है, एक्सटर्नल है। तो अब माय डियर फ्रेंड्स आसानी से आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि इनमें से जो टैक्स रेट्स हैं वो इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल है। तो हमारा आंसर यहां पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर शुड रेज फंड्स फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेस लाइक लोन्स, डिबेंचर्स ओनली व्हेन, ऑप्शंस हैं ROI is higher than the cost of fixed cost funds, ordinary shareholders perceive an excessive risk, both of the above या फिर none of the above। तो हमसे पूछा गया कि हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं उनके पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी हैं जिन पे उन्हें फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी ही पड़ेगी। जैसे अगर आप लोन लेते हैं, आप डिबेंचर से पैसे रेज करते हैं, इन पे आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ही। ऐसे सोर्सेज का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स अगर बात करें कि जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर हैं उन्हें कब इन फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, कब उन्हें डिबेंचर और लोन्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, तो बताया गया तब इस्तेमाल करें कि जब हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उनके इंटरेस्ट से ज्यादा है, उनकी कॉस्ट से ज्यादा है। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स हमारी जो कंपनी है वो पैसे इन्वेस्ट करके उसने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करी उसमें मान लीजिए 5% कमा रही है और डिबेंचर्स पे उसे यहाँ पे
8% इंटरेस्ट पे करना है, तो ये तो कोई समझदारी की बात ना हुई कि आप 8% डिबेंचर्स रेज करें, उनसे पैसा रेज करें और उन्हें 5% के प्रोजेक्ट में लगा दें। आप 5% कमाएंगे तो डिबेंचर्स को 8% यहां पे कैसे देंगे? तो जो आपकी यहां पे ROI है वो इनकी कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ROI आपकी कम होगी तो आपको यहां पे दिक्कत आ जाएगी, आप इनकी पेमेंट को पूरा नहीं कर सकेंगे और फ्यूचर में हो सकता है आपकी कंपनी बंद भी पड़ जाए। इसके अलावा कहा गया कि जब आप ज्यादा डेट यूज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, आप सभी जानते हैं कि उनकी पेमेंट करना जरूरी है। तो पेमेंट करना जब जरूरी हो जाता है तो हमारे लिए एक रिस्क अटैच हो जाता है कि एक फाइनेंशियल रिस्क जो है हमारे पास अटैच हो गया कि इनकी पेमेंट नहीं करेंगे तो हम यहां पे दिक्कत आ जाएगी, हमारी फर्म बंद हो सकती है। फाइनेंशियल रिस्क यहां पे अराइज हो जाता है। हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी चिंता रहती है कि अगर कंपनी बंद भी हो गई तो हमें पैसे तो नहीं मिलेंगे, सबसे पहले पैसे तो हमारे लोन्स और डिबेंचर होल्डर्स को ही मिलेंगे। तो यहां पे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। अगर हमारे शेयर होल्डर्स को लगता है कि रिस्क ज्यादा हो रहा है तो आप इन सोर्सेज का इस्तेमाल ना करें, लोन्स और डिबेंचर्स का इस्तेमाल ना करें। अगर उन्हें लगता है रिस्क कम है या वो रिस्क और ले सकते हैं, तभी आपको इन फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप माय डियर फ्रेंड्स आसानी से आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज को आप तभी यूज करें जब आपका ROI ज्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट फंड से, और दूसरा हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एक्सेसिव रिस्क नहीं लग रहा। यहां पे आना चाहिए था डू नॉट परसीव एन एक्सेसिव रिस्क, तभी आप इनका इस्तेमाल करें। अगर रिस्क लग रहा है तो इनका इस्तेमाल आप ना करें। इसीलिए आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द assumptions ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। तो माय डियर फ्रेंड्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं डेट और इक्विटी को जोड़ के, उनसे जुड़ी हुई जो थ्योरीज हैं जैसे नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, उनकी कुछ assumptions हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। क्या कह रहे हैं? टोटल फाइनेंसिंग रिमेन्स कांस्टेंट, operating profits are expected to grow constantly, there are only two sources of funds, that is debt and equity. ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर हम इन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की assumptions की बात करें तो कुछ assumptions मैंने आपके लिए यहां पे लिख दी हैं। जैसे कहा गया कि केवल दो ही सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, डेट और इक्विटी, हम केवल इन्हें ही कंसीडर करते हैं। हम केडी और केई इन दोनों की ही बात करते हैं इन थ्योरीज के अंदर, इसके अलावा और किसी सोर्स को कंसीडर नहीं करते। जो फर्म के टोटल एसेट्स हैं और जो उसकी टोटल फाइनेंसिंग है, हमारे जो टोटल एसेट्स हैं और इन एसेट्स को हम जो फाइनेंस कर रहे हैं, हमारी टोटल फाइनेंसिंग है, इन दोनों का अमाउंट यहां पे कांस्टेंट है। तो डेट और इक्विटी इसका जो टोटल अमाउंट यहां पे निकल कर आएगा ये हमारे लिए कांस्टेंट है, ऐसी बात यहां पे कर रखी है। चाहे हम डेट बढ़ा लें चाहे इक्विटी बढ़ा लें, दूसरे को कम कर दें, बट टोटल अमाउंट इनका यहां पे कांस्टेंट ही रहने वाला है। कहा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमारी कांस्टेंट रहने वाली हैं। आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो उसके अंदर अपनी ईबीआईटी को तो फिक्स ही मानकर चलते हैं, ईबीआईटी को हम चेंज नहीं करते। हम ये मानते हैं कि ईबीआईटी हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, ये ग्रो नहीं करेगी। ऑल द इन्वेस्टर्स, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हम ये मानते हैं कि उनको सेम एक्सपेक्टेशन है, सेम उनका रिस्क लेवल है अबाउट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। बिजनेस रिस्क को हम यहाँ पे कांस्टेंट एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, इसको हम यहाँ पे फिलहाल इग्नोर करके चलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस हम मानते हैं एग्जिस्ट नहीं करते। हम मानते हैं कि हमारी कंपनी की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है, पेरिनियल है, कंपनी हमारी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। डिविडेंड पे आउट रेशो 100% है, यानी कि हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं यहां पे जीरो हैं। इन एजम्पशंस को लेकर हम इन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की चर्चा करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स अब आसानी से आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हमारे पास यहां पे पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरी गलत है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को हम यहां पे मान के चलते हैं कि ग्रो नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट ही रहेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। केवल दो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं तो तीसरी भी यहां पे बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 बन जाएगा।
चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। तो ये मैच द फॉलोइंग का सवाल है आपके लिए। लिस्ट 1 में कैपिटल बजटिंग प्रपोजल हैं और लिस्ट 2 में उनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी गई है। लिस्ट 1 में दिए गए हैं इंडिपेंडेंट प्रपोजल, कॉन्टिंजेंट प्रपोजल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स, और यहां पे इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो माय डियर फ्रेंड्स जल्दी से आप इसे सोचिए, ध्यान लगाइए और बताइए कि क्या इन्हें हम कैसे हम यहां पे इन्हें मैच करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स अगर बात करें इन डिफरेंट प्रपोजल्स की, तो पहला प्रपोजल हमारे पास है इंडिपेंडेंट प्रपोजल, यानी कि एक प्रपोजल का दूसरे प्रपोजल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पहला प्रपोजल हमारे पास है कि मैं नई मशीन खरीद लूं, दूसरा प्रपोजल मेरे पास है कि मैं एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा लूं। तो ये दोनों प्रपोजल अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई लेना देना यहां पे नहीं है। तो आपको इन्हें इवेल्युएट करना है, तो आप इंडिविजुअली इन्हें इवेल्युएट करेंगे, इंडिविजुअली इनका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कंप्यूट करेंगे और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन यहां पे ले लेंगे। हो सकता है आप दोनों प्रोजेक्ट कर लें, हो सकता है आप दोनों में से एक करें, हो सकता है आप दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट यहां पे ना करें। दूसरा हमारे पास है डिपेंडेंट प्रपोजल्स और कॉन्टिंजेंट प्रपोजल्स। ये वो प्रपोजल्स हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आपने नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहां पे लगानी है, तो उसके लिए आपको बिल्डिंग लेनी है और आपको प्लांट एंड मशीनरी भी लेनी है। अगर आप फैसिलिटी लगाएंगे उसके लिए प्लांट और मशीनरी खरीदेंगे तभी आपको बिल्डिंग की जरूरत है। अगर आप फैसिलिटी नहीं लगाएंगे, उसकी मशीनरी नहीं खरीदेंगे, तो आपको बिल्डिंग की जरूरत यहां पे नहीं है। तो बिल्डिंग की जरूरत हमें उसी केस के अंदर है जब हम यहां पे नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे हमारी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। तो बिल्डिंग का डिसीजन डिपेंड करेगा हमारे प्लांट एंड मशीनरी के डिसीजन पे। तो ये कॉन्टिंजेंट होगा हमारे प्लांट एंड मशीनरी के डिसीजन पे। तो ऐसे प्रपोजल हैं कॉन्टिंजेंट प्रपोजल। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी नहीं ले रहे तो आपकी बिल्डिंग भी नहीं बनेगी। इसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल हैं कि आप इन दोनों प्रपोजल में से एक एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे जो है यहां पे पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो पेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं मशीन ए लगाऊं या मैं मशीन बी लगाऊं, दोनों में से आप एक मशीन लगाएंगे, दूसरी नहीं लगाएंगे। अगर आपने मशीन ए लगा ली तो बी यहां पे रिजेक्ट हो जाएगी, अगर बी लगा ली तो ए यहां पे रिजेक्ट हो जाएगी। दोनों में से केवल एक ही मशीन आप यहां पे लगाएंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली यहां पे रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप माय डियर फ्रेंड्स आसानी से मैच कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स हमारे क्या हैं, जिन्हें हम इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉन्टिंजेंट प्रपोजल्स हमारे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल का मतलब है कि एक एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो मैचिंग बनेगा वो बनेगा 1 2 2 3 और 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा यहां पे बन जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन हमारा है विच पे बैक पीरियड मेथड हेल्प्स टू मेजर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम जनरेटेड बाय अ प्रोजेक्ट। ऑप्शंस हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक मेथड, रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड मेथड, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स इस केस के अंदर हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा पे बैक पीरियड का मेथड जो है वो हमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कंप्यूट करने में मदद करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस कंटेक्स्ट में हमारे पास पे बैक रेसिप्रोकल का जो कंसेप्ट है वो यहां पे रेलिवेंट है। पे बैक रेसिप्रोकल क्या है? देखिए पे बैक रेसिप्रोकल का मतलब है कि आप पे बैक पीरियड निकालें किसी भी प्रोजेक्ट का और फिर उसे क्या कर दें, उसका रेसिप्रोकल आप कर दें। जैसे आपने पे बैक पीरियड जो है वो 4 इयर्स निकाला, फिर आपने उसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/4 इंटू 100 कर दिया, तो 25% जो है हमारे पास उसका रिटर्न निकल कर आ गया। तो पे बैक रेसिप्रोकल करके हम एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड रिटर्न निकाल सकते हैं। बट यहां पे इसका इस्तेमाल करना थोड़ा गलत भी हो सकता है, थोड़ा कई बार सही भी नहीं हो सकता। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि ये हमारी ट्रू रेट ऑफ रिटर्न को ओवरस्टेट करता है। पे बैक रेसिप्रोकल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न काफी ज्यादा निकल कर आता है, क्योंकि ये एज्यूम करता है
कि हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो फॉर एवर चलते रहेंगे, वो एटर्निटी तक चलते रहेंगे, उनका कोई एंड नहीं है, ऐसा एज्यूम करता है पेबैक रेसिप्रोकल। साथ ही एज्यूम करता है कि जो भी हमारे कैश फ्लोज हैं वो आइडेंटिकल हैं। हर साल अगर हमें 1 लाख रुपए का कैश फ्लो है तो वही 1 लाख रुपए का कैश फ्लो हमें पूरा जीवन ही चलता जाएगा, कोई एंड नहीं है उसका। तो ऐसी एजम्पशंस जो हमारी हैं ये अनरियलिस्टिक हैं और इसीलिए हमें पेबैक रेसिप्रोकल का जो यूज है उसे अवॉइड करना यहां पे चाहिए। बट फिर भी अगर आपको अप्रोक्सीमेट मेजर चाहिए अपनी रिटर्न का तो आप पेबैक रेसिप्रोकल के थ्रू यहां पे ले सकते हैं। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रेसिप्रोकल पेबैक पीरियड। बाकी अगर ऑप्शंस की मैं बात करूं, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, तो अगर मैं बात करूं पेबैक पीरियड मेथड की तो उसका एक डिसएडवांटेज रहता है कि ये केवल जहां तक हमारा पेबैक पीरियड आ गया, जैसे प्रोजेक्ट की लाइफ जो है हमारी 5 साल है और 3 साल में उसका पेबैक पीरियड निकल कर आ गया, तो ये चौथे और पांचवें कैश फ्लोज को इग्नोर कर देता है। तो इसको दूर करने के लिए हम कई बार पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। डिस्काउंटेड पेबैक मेथड की बात करूं तो यहां पे जो हमारे कैश फ्लोज हैं हम उन्हें डिस्काउंट करते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर हम पेबैक पीरियड यहां पे निकालते हैं। रेसिप्रोकल पेबैक पीरियड हमने आपके साथ डिस्कस किया और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। Which among the following capital budgeting methods is also known as benefit to cost ratio? ऑप्शंस हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड या फिर पेबैक पीरियड मेथड। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। इसका आंसर होने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसके अंदर बेसिकली हम एक इंडेक्स निकाल रहे हैं, एक रेशो निकाल रहे हैं। किसकी रेशो निकाल रहे हैं? हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज की डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की। तो यहां पे बेसिकली हम रेशो निकाल रहे हैं किसकी? हमारे ऊपर है इनफ्लोज यानी कि हमारे बेनिफिट, नीचे हमारे हैं आउटफ्लोज यानी कि हमारी कॉस्ट। तो बेनिफिट और कॉस्ट की रेशो हम यहां पे निकालते हैं। तो इसीलिए इस मेथड को बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो का नाम भी दिया जाता है। हम किसी भी प्रोजेक्ट को अगर इस मेथड से इवेल्युएट कर रहे हैं हम उसे तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 आने का क्या मतलब है? ग्रेटर देन 1 आने का मतलब है, कॉस्ट को इधर लेके जाते हैं अगर हम, तो इसका मतलब है कि हमारा बेनिफिट जो है वो ज्यादा है और कॉस्ट हमारी कम है। तो इसीलिए हम जो है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमारा लेस देन 1 आए तो इसका मतलब हमारा बेनिफिट कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो तब हम उस प्रोजेक्ट को यहां पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और हमने जाना कि इसे बेनिफिट कॉस्ट रेशो मेथड के नाम से भी यहां पे जाना जाता है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स यहां पे जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए जी, तो बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ऑप्शंस है इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिपेंड्स अपॉन सीजनल चेंजेस इन डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट्स, ऑल आर ट्रू। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे बात की जा रही है परमानेंट वर्किंग कैपिटल की। चलिए जी, तो माय डियर फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स अगर हमें अपना बिजनेस चलाना है तो हमें कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। वर्किंग कैपिटल नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए जो आपको पैसे चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वो आपकी वर्किंग कैपिटल है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के नाम से भी हम इसे जानते हैं। करंट एसेट्स में आपके कौन से एसेट्स आ जाएंगे? आपकी स्टॉक आ जाएगी, आपके डेटर्स आ जाएंगे, आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज में आपके जो क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल्स हैं, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो धंधे में नेट पैसा आपका इतना ब्लॉक है आपकी नॉर्मल वर्किंग के अंदर। दिस इज द वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट है उसे हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी वर्किंग कैपिटल हमने निकाली और वो निकल कर आई 10 लाख। अब 10 लाख में से कुछ परमानेंट वर्किंग कैपिटल होगी और कुछ टेम्परेरी होगी। कुछ वर्किंग कैपिटल तो ऐसी होगी जो हमेशा हमारे धंधे में लगी रहती है, जैसे
हमें जो स्टॉक है हमेशा रखना पड़ता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि करंट एसेट्स में हमारा केवल स्टॉक ही है और करंट लायबिलिटीज 0 है, फिलहाल के लिए एज्यूम करके चल रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 लाख निकल कर आई है, तो 10 लाख का स्टॉक है और करंट लायबिलिटीज 0 है। तो फिलहाल हमारी इन्वेंट्री 10 लाख है, पर इसमें से हमें 7 लाख की इन्वेंट्री तो हमेशा ही रखनी पड़ती है और 3 लाख की इन्वेंट्री हमने यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि इस सीजन में डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। इस सीजन में मैं स्वेटर का काम करता हूं और सर्दियों का सीजन है और अब डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो मुझे अब ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ी है। तो इसीलिए ये मैंने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री भी यहाँ पे रखी है। तो 10 लाख में से जो 7 लाख है वो मेरी परमानेंट इन्वेंट्री है, वो मेरी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, और 3 लाख जो है मैंने इसीलिए रखी है क्योंकि अभी सीजन था, अभी टेम्परेरी रिक्वायरमेंट थी, अभी टेम्परेरी डिमांड थी, इसीलिए मैंने यहां पे रखी है। दिस इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड दिस इज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो बताया गया कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो मिनिमम अमाउंट है of investment required in all the current assets at all the times to carry on the day-to-day operation of a firm's business। इतना पैसा तो आपको परमानेंटली आपके वर्किंग कैपिटल में तो लगाना ही पड़ेगा। इतना स्टॉक, इतना बैंक बैलेंस, इतना कैश हमेशा आपको अपने पास रखना ही पड़ेगा। ये हमारी है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। बट कई बार हमें विद रिगार्ड टू द डिमांड सिनेरियो, विद रिगार्ड टू द चेंजिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स लेवल ऑफ अ फर्म, हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी रखनी पड़ जाती है। उसे हम नाम बोलते हैं हमारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो जो एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमने रखी दैट इज द टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। इसे वेरिएबल वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल के नाम से भी हम जानते हैं। तो अब माय डियर फ्रेंड्स आसानी से आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि परमानेंट कैपिटल इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। फ्लक्चुएट ये नहीं करती, सीजनल चेंजेस पे ये डिपेंड नहीं करती, तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो निकल कर आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए वो आपको पसंद आए हैं। आपका जो भी स्कोर रहा हो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर से इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना रेगुलर अपडेट्स के लिए और ऐसी वीडियोस के लिए। कोई क्वेरी है तो मेल कर सकते हैं hello@everstudy.in पे, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके सामने दिया है, आप इसका इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी फ्री लर्निंग ऐप है एवर स्टडी क्लासेस की, वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से उसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारे रिजल्ट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in भी विजिट यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।